नमस्कार। प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको मिलाते हैं अलग अलग शख्सियतों के साथ और इस बार हमारे साथ में मौजूद है मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। देवड़ा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इतना विकट परिस्थितियां, इतना विकट समय निकला कोरोना का, आर्थिक संसाधन सब पूरे तरह खत्म हो गए। आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। आपने ये भी कहा था कि अभी इस वक्त में लोगों के स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। भले ही हमको बड़ी योजनाएं को फिलहाल टालना पड़े, उन योजनाओं को रोकना पड़े, और अब जो ये सब कुछ खुल गया है, तीसरी लहर भी चली गई है, तो अब क्या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है? पूरा देश कोरोना के महासंकट से प्रभावित हुआ था और पूरे विश्व की समस्या थी ये। निश्चित रूप से बहुत संकट काल हमारा गुजरा है और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे ये इस संकट से मुक्ति मिली है। और हम तो यही प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि अब ये संकट कभी नहीं आए। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, लगातार पूरा प्रदेश संकट से जूझता रहा। उसी में अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ाई। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि इतने बड़े संकट में भी हम देश की बात करें तो हम जितना आभार व्यक्त करें देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उतना कम होगा कि उनने उस संकट की घड़ी में सारे राज्यों की उन्होंने पूरी भरपूर मदद करी, स्पेशल पैकेज दिए। उसी में मध्य प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज दिया ताकि सपोर्ट मिले। और उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो अनाज उपलब्ध करवाने की बात हो या और कुछ हो, तो इस प्रकार की उन्होंने पूरी मदद करी। हम वास्तव में पूरे प्रदेश की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैं उतना ही हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं प्रदेश का, शिवराज सिंह जी चौहान का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि उस संकट की घड़ी में, चूँकि उन्होंने एक जिम्मेदारी मुझे भी वित्त विभाग की दी है, मुझे भी ये एहसास हुआ कि उस संकट की घड़ी में जब पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, बजट की स्थिति पूरी गड़बड़ हो गई थी, सारे रेवेन्यू के साधन पूरे एक तरह से कम हो गए थे। बहुत लगभग जितनी रेवेन्यू की हमारे डिपार्टमेंट थे 40% लगभग उनमें सब में कमी आई थी। तो उस संकट की घड़ी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उदार मन से, बड़े हृदय से और हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि हेल्थ के मामले में कोई समझौता नहीं करना, चिकित्सा के मामले में गरीब लोगों की मदद के बारे में कोई कमी नहीं आना चाहिए। चाहे हमको अगर सरकार को कर्जा भी लेना पड़े तो कर्जा लेंगे, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा इंतजाम किया। चिकित्सा का जो प्रबंध होना चाहिए, जो बेहतर से बेहतर व्यवस्था उस कोरोना काल में हो सकती थी और गरीब लोगों को जो मदद हो सकती थी, उसमें मदद की। और मैं धन्यवाद उन लोगों का भी करना चाहूँगा जो प्रदेश भर के जो समाज सेवी लोग थे, अनेक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं जिन्होंने खुलकर के मदद की और जो जितनी मदद कर सकता था हर व्यक्ति, उन्होंने मदद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक समन्वित प्रयास था, सभी लोग इसमें जुटे थे और आपने बड़ी खुले मन से आपने कहा कि इसमें अगर कर्जा लेना पड़े लोगों को सुविधाएं बढ़ाने में, तो भी कर्जा लिया जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार पर, आप पर निशाने साधता रहा है कि कर्ज लेकर कर्जदार हो गई है सरकार। इतनी कर्जदार कि लोगों पर भी कर्ज बढ़ता जा रहा है लगातार। तो कर्ज लेकर सुविधाएं देने को विपक्ष ने बहुत निशाने पर लिया है। मुझे लगता है कि बार बार विपक्ष इस बात को कहता है, विधानसभा में भी हर बार जब भी कोई विषय आया तो उन्होंने यही कहा कि सरकार कर्जे में चल रही है, सरकार के ऊपर इतना कर्जा है, जितना बजट प्रस्तुत किया उससे ज़्यादा कर्जा है। मुझे नहीं लगता है कोई हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में कोई सरकार ऐसी होगी जो कर्जा नहीं लेती होगी। समय समय पर सरकार को कर्जा लेना पड़ता है और उसके भी नियम प्रक्रिया है, एक सीमा है। भारत सरकार की अनुमति भी लेना पड़ती है, एक निश्चित समय सीमा में वो चुकाना भी पड़ता है और एक लिमिट रहती है। उस लिमिट में सरकार कर्जा लेती है, कर्जा चुकाती भी है और प्रदेश के विकास के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए
कर्जा लेती है सरकार। अब धीरे धीरे, उस समय तो संकट इतना था कि बिना हम कर्जा लिए काम नहीं कर सकते थे, तो उस समय कर्जा लेना पड़ा और कर्जा अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति आ रही है बजट की। अब रेवेन्यू का मामला पूरा, चाहे जीएसटी का हो, चाहे वो माइनिंग का हो, चाहे वो जितने डिपार्टमेंट हमारे हैं, उन सब का मुझे लगता है कि काफ़ी स्थिति सामान्य हो रही है और अब गाड़ी पटरी पर पूरी तरह से आ गई है। अब इसी के साथ में केंद्र सरकार के भी हम आभारी हैं। भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को भी हम धन्यवाद देंगे, प्रधानमंत्री जी को भी देंगे कि समय समय पर जीएसटी का कंपनसेशन भी हमको मिला है। जो मिलना चाहिए वो पूरी तरह हमको मिला है और अभी भी हमको कुछ समय पहले भी हमको प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार से जो मदद मिलना चाहिए वो पूरी मदद मिली। हम आभारी हैं प्रदेश सरकार की ओर से उनके, कि उन्होंने कोई मदद में कमी नहीं छोड़ी। इस कंपनसेशन ने बहुत मदद की थी आपकी उस वक्त में जब सारे रेवेन्यू के सोर्सेज बंद हो गए, केंद्र का कंपनसेशन दे रहा था, लेकिन अब वो कंपनसेशन मिलना भी बंद होने वाला है। तो कई राज्य ऐसे हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी स्थितियाँ अनुकूल होने में वक्त लगेगा, तो ऐसे में अभी कंपनसेशन मिलना चाहिए। क्या आपने अपनी तरफ से केंद्र सरकार से क्या कहा है? जब जीएसटी शुरू हुआ था, वन नेशन वन टैक्स ऐसा जो काम चालू किया था जीएसटी का, उस समय ये सारी बातें तय थी कि इतने साल तक कंपनसेशन मिलेगा, जून तक। तो अब निश्चित रूप से वो जो जितना समय उनने दिया था उस पर पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, कोई कमी नहीं है उसकी। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी नहीं रही है। अब ये तो राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी सवाल उठाते हैं कि केंद्र सरकार ये चालू रखे। भाई अब स्थितियां ठीक हो गई है, सामान्य स्थिति हो गई है, कोरोना समाप्त तो हो गया है, अब प्रदेश अपनी अपनी व्यवस्था करे। मतलब आपको नहीं चाहिए अब कंपनसेशन? केंद्र सरकार विचार करेगी, अगर कोई इस प्रकार की मांग है, अगर केंद्र सरकार चाहे तो फिर उसको बढ़ा सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जितना कहा था, जितने समय तक के लिए कहा था, वो पूरा अपने वादे को पूरा कर रही है। अब राजनीतिक स्टैंड ये जो बार बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भी कहीं के प्रदेशों के, वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य भी नहीं है जहां पर रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं, और ये बात अलग है कि खनिज हो या वाणिज्य कर जो आपके डिपार्टमेंट्स में आते हैं, कि जो यही एक सोर्सेज होते हैं जो राज्य सरकारें अपना यहाँ से सोर्सेज ले सकती है। तो माइनिंग में तो काफ़ी नुकसान हुआ पिछले साल में, लेकिन आबकारी में शराब से होने वाली आय में काफ़ी फ़ायदा मिला है मध्य प्रदेश को। माइनिंग का नुकसान कैसे झेलेंगे सर आप? नहीं, अभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 19-20 हुआ होगा, ये समय परिस्थिति के अनुसार कुछ हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जीएसटी में भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं और पंजीयन में भी हमने काफ़ी जंप किया है और इस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट जितने हैं उसमें हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है। आबकारी में भी हम उसमें आए हैं, कोई माइनस नहीं है, काफ़ी अच्छी स्थिति हमारी रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रदेश की स्थिति सामान्य स्थिति हो रही है और आने वाला हमारा जो स्रोत है रेवेन्यू का, वो अब पटरी पर है। और इसीलिए हमने जब बजट प्रस्तुत हुआ, अभी जो बजट प्रस्तुत किया हमने 21-22 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें जनता से हमने सुझाव लिए थे, आम जनता से हमने सुझाव भी आमंत्रित किए थे। हमने व्यापारियों को भी बुलाया था, हमने सारे जो सीए जो थे हमारे, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जितने भी थे, बुद्धिजीवी वर्गों से हमने वेबिनार किया था और उसमें सब लोगों से हमने सुझाव मांगे और उन सुझावों को हमने, अगर उचित थे तो हमने उसको बजट में भी हमने सम्मिलित किए हैं। और निश्चित रूप से बजट के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी को कि इस बार का बजट पूरे प्रदेश में शायद आज तक के इतिहास में ऐसा बजट कभी नहीं प्रस्तुत हुआ, जो जनता के हित का बजट, जनताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट प्रस्तुत हुआ, आम जनता का बजट। और मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो यह योजना शुरू की है, और 2024 तक हिंदुस्तान का कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसके माथे पर छत का प्रबंध नहीं होगा। यह हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम होगा और सबसे बड़ा लक्ष्य है। और उसी में अभी बजट में, क्योंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिला जुला काम होता है, तो अभी बजट में 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा है
बहुत बड़ी राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े उदार मन से कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास में हमको बजट पर्याप्त तो देना है, तो यह एक बड़ा काम हुआ है। जल जीवन मिशन का बजट बहुत बड़ा बजट है, 6000 करोड़ का बजट हमने रखा है ताकि घर घर में नल पहुँचे। हमारी माता बहनों को जो परेशानी आती थी लंबे वर्षों से, अब इस मध्य प्रदेश में भी वो परेशानी बिल्कुल हम दूर करेंगे। हर घर में नल पहुंचने का काम होगा, पानी मिलेगा। बुरहानपुर ज़िले में 100% नल जल योजना पूरी हो चुकी है, ये बड़ा काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि बजट में ऐसे सभी क्षेत्रों में प्रावधान किए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किए हैं, गरीब लोगों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े प्रावधान किए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, आयुष्मान कार्ड, संबल योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस की सरकार 15 माह की बैठी थी, उन्होंने इनको योजनाओं को बंद करने का काम किया, योजनाओं के नाम चेंज करने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने आने के बाद में, बैठने के बाद में सबसे पहला काम ही यही किया कि जो गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चलाई थी, चाहे वो संबल योजना हो, तीर्थ दर्शन योजना हो, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, इन सबको आकर के उन्होंने फिर से शुरू करवाया। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि उन्होंने अभी मुख्यमंत्री कन्यादान में 55,000 उन्होंने राशि कर दी है। सामूहिक रूप से विवाह होंगे और उसमें उनका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से जिन गरीब लोगों के प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं, उनके आयुष्मान कार्ड भी बनेंगे। इलेक्शन होने वाले हैं ऐसा लग रहा है, इतनी सारी योजनाएं एक साथ में। आपका बजट का भाषण खत्म हुआ और उसके बाद में ऐसा लगने लगा कि इलेक्शन ही होने वाला है। यहाँ पे आप मकान दे रहे हैं, अगर वो घर में जाएंगे तो नल जल उनको मिलेगा, उनकी सेहत के लिए आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, उनका अनाज से घर भर दिया। ये इलेक्शन बहुत करीब है क्या? रोजगार का उपलब्ध करवा दिए। छोटे छोटे काम धंधे करने वाले, हमारे जो गुमटी पे काम करने वाले, ठेला गाड़ी लगाने वाले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बना दी, उसके लिए स्ट्रीट वेंडर वगैरह के लिए योजना बना दी। अब मुझे लगता है कि और बिना ब्याज के ऋण देने का काम कर रही है सरकार। और सारे काम मैं तो आपको बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बैठे 17 साल हो गए लगातार, माननीय शिवराज सिंह जी बैठे हैं, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 10 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है, 24 घंटे घर में बिजली मिल रही है, बिना ब्याज के ऋण मिल रहा है। आप बताओ कि मुझे बताओ कि कहाँ कमी आ रही है अभी? लेकिन कटौती शुरू होने लगी है क्योंकि कुछ परिस्थितियां अप डाउन कुछ होता है तो उसके निमित्त होती है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई परेशानी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैं भी था कटनी में, 6000 करोड़ का उन्होंने अभी बिजली के बिल जो कोरोना काल में जो थे वो माफ़ करने का काम घोषणा करी माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब मुझे बताओ, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए मूंग की दाल का उन्होंने अभी दाल का भी प्रबंध किया है। तो कहाँ कमी रही इस सरकार में? मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि कांग्रेस का 15 माह का कार्यकाल भी देखा लोगों ने कि 15 माह में कितने डेवलपमेंट हुए, कितनी योजनाएं चलाई। कुछ नहीं। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही लगातार 10 साल तक, उस समय बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, कौन सा विषय ऐसा है जिसके बारे में उन्होंने प्रबंध किया या बताए? आपके चैनल में जैसे हम बैठे हैं, हम बता रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये काम किए, माननीय शिवराज जी की सरकार में काम हुए, कांग्रेस के लोग बैठ कर के ये तो बताए। हमेशा इस बात को कहते हैं कि कर्जा ले लिया, कभी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। मैंने कहा कि भाई तो तुम बताओ ना भाई, क्या कर दिया? ये बड़ा अच्छा लगता है कि विकास की योजनाओं के आधार पर आप ये कहते हैं कि सरकार का कामकाज ये है। और इन दोनों जो वक्त चल रहा है, ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर वोट मांगने की राजनीति भी बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रही है। मतलब अभी तक नहीं हुआ करती थी, अब जिस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं, मामले उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अब भाजपा हिंदुत्व की तरफ जा रही है। और आप हैं जो इस दौर में भी विकास योजनाओं के बारे में जिक्र कर रहा है मध्य प्रदेश की, और कह रहे हैं जनता को दिया जा रहा है। तो यहाँ पर चुनाव जो होगा वो विकास के आधार पर होगा या 80-20 के आधार पर होगा? वही 80-20 जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कहा था। विकास के आधार पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जनता संतुष्ट है और अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। 4 प्रदेश में अभी सरकार बनी है, काम के आधार पर बनी है और बड़े बड़े काम कर दिए।
जनता जानती है कि देश में अगर कोई राजनीतिक दल है जो जनता के लिए भला कर सकता है, देश के लिए भला कर सकता है, काम कर सकता है, तो वो केवल एक भारतीय जनता पार्टी है, राजनीतिक दल। चाहे वो केंद्र सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए धारा 370 समाप्त करने का काम हो, फिर चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का काम हो, फिर चाहे 3 तलाक की बात हो, मुझे लगता है कि ये सारे इतने बड़े बड़े काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, बाकी कोई कर नहीं सकता। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। अब लोगों का विश्वास सब पार्टियों से, सब राजनीतिक दलों से उड़ गया है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रति अटूट विश्वास है लोगों का, और नेतृत्व पर विश्वास है, भरोसा है कि ये नेतृत्व हमारा मजबूत नेतृत्व है। देश का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारा ठोस नेतृत्व है, जो देश के बारे में विचार करता है, राष्ट्र के बारे में विचार करता है। और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो रात और दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और हर वर्ग का ध्यान रखते हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे बच्चे पढ़ने वाले, जो बिल्कुल जिनमें टैलेंट है, और जो अनुसूचित जनजाति के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए 140 के करीब, लगभग 140 बच्चे बाहर विदेश पढ़ने के लिए गए, जिन पर लगभग 50 करोड़ रुपया खर्चा किया होगा। आज बहुत अच्छी जगह वो बच्चे काम कर रहे हैं। आज तक नहीं किया कभी कांग्रेस ने, बताए। मैं कह सकता हूँ डंके की चोट की उन सारे बच्चों को, अगर किसी दिन कार्यक्रम होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन बच्चों को हम कोशिश करके बुलवाएंगे, उनके मुंह से सुनवाएंगे कि इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया। आपके फोकस में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 14 अप्रैल को भी आप बड़ा महासम्मेलन बुलाने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश भर से बुलाए जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि ये वोट बैंक खिसक गया था या खिसकने वाला है, इसलिए इनको साधना जरूरी है? जितने भी काम हुए हैं इस वर्ग के लिए, आप देखें आवासीय विद्यालय हर संभाग मुख्यालय पर बनाए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनवाए थे। सभी संभाग मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय, उस समय अनुसूचित जाति वर्ग कल्याण का विभाग मेरे पास था, मुझे मालूम है कि उन्होंने यह योजना चलाई थी। आवासीय विद्यालय के अलावा ये विदेश पढ़ाई करने के लिए भेजने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना चलाई थी। और कांग्रेस हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करती है, लेकिन मुझे कांग्रेस का एक नेता ये बताए कि उनके कौन से स्थान को उन्होंने कहीं कोई संभाला कभी। महू में स्वर्गीय हमारे सुंदरलाल पटवा जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने महू में, आपको पता हो तो स्टेच्यू वगैरह जो भी था, उस स्थान को, जन्मभूमि को, उनको अम्बेडकर जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सारा बना है। फिर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए तो उन्होंने उसको डेवलप किया, पूरा बनाया। वहाँ महाकुंभ के चालू करवाया, पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, उनके सारा प्रबंध, रहने का, भोजन का सारा प्रबंध वहाँ पर करवाया। वो सब चल रहा है अभी भी। बम्बई में स्थान बनाया, पंच तीर्थ के नाम से, जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का रहा, जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ अंतिम सांस ली हो, ये सारे स्थान डेवलप अगर किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। कांग्रेस कहती है कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। पहले से कर रहे हैं तो वो बता दे बाबा साहब अम्बेडकर के स्थानों को किसने किया, उनने कुछ किया, इसमें कुछ योगदान दिया तो बताए। आपके पास एक और डिपार्टमेंट है, वाणिज्य कर डिपार्टमेंट, बड़ी चर्चाओं में, बहुत सुर्खियों में है इस वक्त में। उमा भारती जी भी कह रही हैं कि शराबबंदी की तरफ बढ़ना चाहिए, शराब की दुकानें बढ़ रही हैं। ये सब, इन चीज़ों को लेकर आपकी ही पार्टी की नेता सवाल उठा रही हैं। इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, और चला रहे हैं जगह जगह। हम भी बोलते हैं कि भाई इस नशे से मुक्ति मिले, वैचारिक परिवर्तन हो, लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई इससे नुकसान होता है, मत पियो। मुझे लगता है कि नशाबंदी जहाँ जहाँ भी हुई है, चाहे गुजरात में हुई हो, चाहे बिहार में हुई हो, लेकिन उसके परिणाम हमने देखे हैं कि वो वहाँ पर अवैध रूप से बिकती है। और बंद तो जब तक अपन प्रेरित करना पड़ेगा उनको। आप एक हाथ पकड़कर प्रेरित करते हैं कि शराब नहीं पियो,
दूसरा हाथ में उस शराब की बोतल थमा देते हैं। मुमकिन लगता है कि ऐसे में शराबबंदी हो पाएगी? बार बार जैसे बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं हैं, राधा स्वामी हैं या बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो ये अभियान भी चला रहे हैं, लोग इसमें लगे हैं, तो उसका लाभ है। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है न पीने वालों की, और धीरे धीरे करके अगर ये इस प्रकार का अभियान चलेगा तो मुझे लगता है कि किसी दिन वो आएगा कि अपने आप ये बंद हो जाएगी। सरकार के मन में कहीं ये तो नहीं है कि अगर शराब बंद कर देंगे, मध्य प्रदेश में शराब नहीं बिकेगी तो आमदनी कहाँ से होगी? आमदनी का बड़ा स्रोत है। आमदनी के अनेक सोर्स हैं। आमदनी के स्रोत कोई एक केवल आबकारी विभाग नहीं है, बहुत सारे स्रोत हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी केवल उसके आधार पर नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा और सुर से जोड़ दिया, और इसको हम बहुत तेजी से हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। आपकी पार्टी की बात करते हैं थोड़ी सी। अब नए नौजवान लोग आ रहे हैं, ये नौजवान लोग जब आते हैं तो भाजपा में ये डर पैदा हो जाता है कि शायद अब बहुत सारे लोगों के रिटायरमेंट का वक्त आ गया। देखो, एक एज तक तो ऊपर पार्टी ने भी तय कर रखा है, तो निश्चित रूप से एक एज तक काम करना चाहिए आदमी को, और उसके बाद में बहुत सारे काम है, सामाजिक काम बहुत सारे रहते हैं, लेकिन थोड़ा यंग एज रहती है, थोड़ा सा शरीर चलता फिरता रहे, उस समय काम करे तो अच्छी बात है। तजुर्बा भी तो मायने रखता है साहब। मैं आपको देख रहा हूँ, जब उमा भारती मुख्यमंत्री थी, बाबूलाल गौर सरकार में भी आप मंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान की सरकार से आप लगातार मंत्री हैं। आपने कौन सा डिपार्टमेंट नहीं देखा? गृह देखा, जाति देखा, कि अब वित्त जैसा आप डिपार्टमेंट आप संभाल रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आपने देखे। तो ये जो तजुर्बा हासिल हुआ है इतने सारे डिपार्टमेंट्स को संभालने का, बखूबी संभालने का, एक आरोप भी नहीं है आपके ऊपर, उसके बाद में इस तजुर्बे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और यदि कोई नौजवान लड़का उत्साह के साथ में लंबे समय तक पार्टी में अच्छे महत्वपूर्ण दायित्वों पर आदमी बैठे काम करे, अगर उसके बाद में फिर दूसरों को चांस मिले और फिर आपके अनुभव का लाभ पार्टी को मिले, तो कौन रोक रहा है? अनुभव का लाभ देना चाहिए, और देते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो एक एज में हो गए, अब वो किसी दायित्व पर नहीं है, लेकिन समय समय पर पार्टी के कार्यक्रमों में आकर के वो मार्गदर्शन देते हैं, अपने अनुभव का लाभ मिलता है, उनके अनुभव का लाभ मिलता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये परंपरा चली आ रही है। ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? आपको डिपार्टमेंट भी संभालना है, इलेक्शन के लिए आपको अपना इलाका भी देखना है, और आपके मंदसौर ज़िले में तो बहुत ज़्यादा पूरे मालवा अंचल की बात करें तो इस बार ऐसा लग रहा है पार्टी को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है मालवा में। तो ये दोनों चीज़ें कर पाना, समय का मैनेजमेंट करना पड़ता है, क्षेत्र के लिए भी समय निकालते हैं, हालांकि जितना समय हमको देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं व्यस्तता के कारण, लेकिन फिर भी हम समय समय पर जाकर के सब कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं। डेवलपमेंट के काम होते हैं तो वहाँ पर भूमि पूजन है, उद्घाटन है, शुभारंभ है, ये सब हम करते हैं। प्रभार के ज़िले में भी हम, जैसे कटनी का प्रभार है तो मैं वहाँ भी बीच बीच में मैं एक दो दिन वहाँ जाकर के सबसे मिलते हैं, शासकीय काम निपटाते हैं। उज्जैन का प्रभार है तो वहाँ भी जाकर के मिलते हैं। ये सारा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट से सारा हो जाता है, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है थोड़ा, लेकिन हो जाता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा। रोज़गार बहुत बड़ी समस्या है, वित्त मंत्री होने के नाते आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि कुछ खर्च सरकार रोज़गार के लिए भी करे, सरकारी नौकरियां भी खुलें, रोज़गार के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हों, लोग यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट भी बने। उदार मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। अभी पुलिस की बड़ी तादाद में भर्ती का किया है उन्होंने, शिक्षकों के मामले में विचार किया है, और भी जो छोटे छोटे रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने बिना ब्याज के ऋण देने का भी प्रावधान अभी किया है। बहुत सारे लोगों को ऋण उपलब्ध हो रहे हैं। नौजवान साथी हमारे जो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, उनको अवसर दे रहे हैं। 1 लाख से लगा करके 50 लाख तक का बैंक से उनको लोन मिले, वो अपना खुद का रोजगार करे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के परिकल्पना को पूरा करे, उस लाइन पर सरकार काम कर रही है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निवेशकों को भी लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ओर उनका पूरा रुझान है। सरकार चाहती है कि हमारे नौजवान साथी पढ़ लिख करके अपने पांव पर खुद खड़े हो जाए, बजाय नौकरी करने के नौकरी देने वाले बने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा साहब यहाँ पर उम्मीद दिलाते हैं कि वक्त ठीक हो रहा है, कोरोना के हालात अब सुधर रहे हैं, मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी अब पटरी पर आ रही है, रोज़गार के मौके भी मिलेंगे और मध्य प्रदेश सरकार जो योजनाएं चला रही हैं उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे साथ पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।